हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में इकोनॉमिक्स में लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो फर्स्ट 9th चैप्टर था वो हमने कंप्लीट किया था। आज से हम हमारा जो न्यू चैप्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर वो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम देखेंगे तो कि नेशन ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन कॉम्बिनेशन ऑफ 3 प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर की। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी नेशन है उसके जो वर्ल्ड में उसका कंट्रीब्यूशन किस बेसिस पे होता है कि थ्री सेक्टर्स के ऊपर। फर्स्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकंड सर्विस सेक्टर एंड थर्ड इज इंडस्ट्री सेक्टर जो होते हैं। इन दिस इंडस्ट्री सेक्टर के जो मोस्टली जो प्रोड्यूसिंग होता है और स्पेशल इंपॉर्टेंस जो है वो इकोनॉमी में दी जाती है कि एक्सेप्ट पेट्रोलियम exporting countries, Saudi Arabia, all the developed nations are industrial economics are, for example, USA, Britain, Japan. Economic with agriculture is a main occupation can also be developed. For example, Australia, New Zealand. पर जैसे कि यूरोपियन कंट्री मतलब कि पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया है, उन सबको छोड़ के जो अदर कंट्रीज है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होती है, वो ज़्यादा डेवलप करती हैं जैसे कि यूएसए, ब्रिटेन, जापान। और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए डेवलप हुई जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। बट डेवलप ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी आर वेरी लेस नंबर वेयर देयर इज अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ द डेवलप विद नेशन इंडस्ट्रियल नेशन कि यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर से डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है, बल्कि अगर हमें जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो डेवलपमेंट है कोई भी कंट्री का वो बहुत ही ज़्यादा हुआ है। देयरफॉर मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड हैव स्टार्टेड बिलीविंग दैट टू अटेन अ फास्टर डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ टू डेवलप। कि मोस्टली कंट्रीज ने ये अडॉप्ट कर लिया है कि अगर हमें ज़्यादा से स्पीडी डेवलपमेंट अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। जितना जल्दी हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करेंगे उतने ही ज़्यादा हम हमारी कंट्री का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो हम करेंगे और हमारी जो कंट्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाएगी। इसी के साथ अब हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है कोई भी इकोनॉमी में वो हम यहाँ पे देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो ज़रूरी होता है कि अगर हमें हमारी इकोनॉमी को बढ़ाना है, उसको वेलफेयर करना है, कि अगर हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो सके, हमारे जो कंट्री के इंटरनल रिसोर्सेज उसको मैक्सिमम यूज़ कर सके और लोगों की लाइफस्टाइल में भी हम सुधार ला सकें। Therefore, it can be said to overcome a serious issue like unemployment and poverty in developing economy like India. Industrialization is must कि यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन सब में से हमें अगर आगे बढ़ना है तो एट दैट टाइम वी हैव टू डू focused on industrialization. Industrialization is not only necessary for the economic development but also for the social and political stability. It can prove a factor mentioned on the कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो खाली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नहीं बट सोशल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी हमारी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के इम्पोर्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। पे हमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि contribution is national income. At the time of independence, agriculture sector was having dominance over the economy, reduced gradually with the help of development of industries. कि पहले क्या होता था कि एग्रीकल्चर सेक्टर का ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है बट जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होता गया उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो डे टू डे कम होता गया और इंडस्ट्री सेक्टर का इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ता गया। प्लानिंग एफर्ट इस तरह से की गई कि जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो नेशनल इनकम को बढ़ाए बट इट इज़ नॉट इनफ। इन 1951 में इंडस्ट्री सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन 16.6% था जो बढ़ के 27% जो है वो 2013-14 में हो गया। और बेस्ड ऑन दिस इट कैन बी सेड दैट कि कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का डे टू डे इंक्रीज हो रहा है और वो हमारा इनकम नेशनल इनकम में भी बढ़ रहा है। और जो ग्रोथ है सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल प्रेजेंट करे क्योंकि उसी के कारण लोगों की लाइफस्टाइल में भी चेंजेस जो है वो आ रहे हैं। देन आफ्टर सेकेंड इज एम्प्लॉयमेंट कि इंडिया इज हाईली पॉपुलेटेड नेशन वेयर एंटायर लेबर सप्लाई इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड इन productive activities. It also indicates that the serious issue of unemployment is being created due to lack of enough employment
अपॉर्चुनिटीज़ की। यहाँ पे क्या होगा कि हाईली पॉपुलेटेड नेशन है और जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लेबर सप्लाई, बट वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी जनरेट नहीं कर पा रहा है। इसलिए हम देख सकते हैं कि अगर जितना ज़्यादा हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलपमेंट करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर से वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर सकते हैं। इन द ईयर ऑफ 1950 it was 10.6% labor were employed in industries which more is 24.3% in 2011-12 की, जहाँ पे 1951 में 10.6% लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी, जो बढ़ के 2011-12 में 24.3% हो गए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो जनरली जो लेबर इंसेंटिव इंडस्ट्रीज है उसमें प्रोडक्शन टेक्निक्स बढ़ी हैं और एज अ रिजल्ट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने भी सब्सिडी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो जनरेट की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो उसमें से भी मिली है। The third point is export income. Similarly to agriculture sector, industrial sector can also increase the production volume. कि जैसे agriculture sector हुआ इसी तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ा है और जो सरप्लस इकोनॉमी वो हम क्या करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं और फॉरेन एक्सचेंज के कारण बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होता है कि अगर हम इंपोर्ट्स के आइटम्स हैं उसके अगर उसको हमें मैक्सिमम यूटिलाइज करना है तो हम एक्सपोर्ट भी सफिशेंट जो पीरियड है उसमें भी हम कर सकते हैं। इन द ईयर ऑफ 2013-14 इंडस्ट्रियल अर्न अबाउट 2/3 शेयर ऑफ एक्सपोर्ट इनकम। इंडस्ट्रियल सेक्टर में 2/3 पार्ट जो है वो इनकम का इंडस्ट्रियल सेक्टर में से हमें मिला है। दस द इंडस्ट्रियल sector of economy does not only satisfy the requirement of citizens but also earns a foreign exchange from the export of surplus production। कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर ने वो रिक्वायरमेंट जो है वो कस्टमर्स के जो लोग हैं उनके सिटीजन्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के साथ साथ उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न किया और जो सरप्लस प्रोडक्शन उसको हमने फॉरेन कंट्रीज़ में भी सेल किया ताकि हमारी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो भी बढ़ सके। और इनडायरेक्टली जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी इकोनॉमी को भी इनडायरेक्टली उन्होंने यूज़फुल हेल्पफुल किया ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो मतलब कि जो एक्सपोर्ट इनकम है वो हमारी और हमारी कंट्री का डेवलपमेंट जो है वो हो सके। बात हमें यहाँ पे देखिए बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो हमें रैपिड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि उसके कारण डेवलपमेंट जो है वो हमारी इकोनॉमी का बढ़ता है, जो प्राइमरी गुड्स है उसकी डिमांड्स बढ़ती है, उसका सप्लाई बढ़ता है और एज वेल एज हमारी जो एक्सेस इनकम होती है वो हम सेविंग के रूप में भी रख सकते हैं और जो लग्जरियस प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है। अगर अच्छी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो तो वो उनके इनकम अच्छी होती है, इनकम अच्छी हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी गुड्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने के बाद वो लग्जरियस एंड एंटरटेनमेंट गुड्स को भी वो उनके भी डिमांड करते हैं और एज अ रिजल्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में ये सारी चीज़ों का भी डेवलपमेंट होता है। गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के अदर पब्लिक सेक्टर्स जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं विद द लेस डेवलप और बैकवर्ड एरियाज़ में कि जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले, स्पीडी डेवलपमेंट भी हो और हमारी कंट्री जो है वो अच्छे से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से वो एक हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट भी उनका हो सके। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया गया है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करते हैं तो उसके कारण क्या होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट होगा और लैंड इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, लेबर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और उसके कारण अगर हमें कहाँ से सारी टेक्नोलॉजीज मिलेगी, इंडस्ट्रीज जो है वो इस तरह की टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करती हैं, हेल्प करती है एग्रीकल्चर सेक्टर को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वो बढ़ सकेगी। अब इसके लिए किस तरह के टूल्स जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर देती है कि ट्रेजर है, ट्रैक्टर है, सबमर्सिबल पंप्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, अलग अलग पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो ये सारी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो सके और कंट्री का भी डेवलपमेंट हो सके। उसी के साथ साथ कुछ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें भी प्रोड्यूस की जाती हैं ताकि ईजिली हम वो जो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें और एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमारी जो कंट्री उसका प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो भी बढ़ सके और हमारा जो कंट्री का जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो इस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी जो हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं ताकि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके। अब उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है
हमें यहाँ पे इस तरह से दिया कि स्ट्रेंथ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कि हम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को इस तरह से हम सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हाई हेवी प्रोडक्शन किए जाते हैं जैसे कि स्टील का, सीमेंट का, जो यूज़फुल होता है कि बिल्डिंग हमें बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, तो इस तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो है वो हेवी स्केल प्रोडक्टिविटी करते ताकि इन फ्यूचर हमें ये सारी चीज़ें जो है वो यूज़फुल हो सके। इसके साथ साथ वो जो प्रोवाइड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं, बसेस की, ट्रक्स की, रेलवेज़ की, प्लेन्स की, कार की, टू व्हीलर की, ये सारी चीज़ें भी प्रोडक्शन करते हैं जो हमारे इकोनॉमी के लिए भी हेल्पफुल होती है। इवन ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेफ्टी के लिए भी प्रोडक्ट करते हैं। हैवी इंडस्ट्रीज जैसे कि राइफल से, बुलेट से, टैंक से, ये सारी चीज़ें भी हैवी स्केल इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट करती है कि जो हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर से डिपेंडेंस बताता है और अदर कंट्रीज़ के ऊपर जो हम डिपेंड रहते हैं वो भी कम करता है और हमारी कंट्री का जो वो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। और हम ये जो सारे प्रोडक्शन है वो हमें दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करने के बदले हम हमारी ओन कंट्री में, हमारी खुद की कंट्री में ही डेवलपमेंट करते हैं। और जो ये सारी चीज़ें जो है बस, ट्रक्स, रेलवे, प्लेन्स, इवन स्टील, सीमेंट है, ये सारी चीज़ों को भी हम हमारे ही वे में कि हम हमारे पैरों पे ही ये सारी चीज़ों को हम प्रोडक्शन करते हैं और सस्टेन डेवलपमेंट जो है वो हम एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी हम प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर कि ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन न्यू इंडस्ट्रियल कल्चर इमर्ज ड्यू टू विच न्यू वैल्यूज लाइक डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, कॉम्पिटिशन, टीम वर्क, सेल्फ डिपेंडेंसी, कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग, innovation skills, institutional capacities get developed and stands against superstitions, fetishisms, नेरो साइकोलॉजी, ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर गेट रिड्यूस। कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन से कारण क्या हुआ कि अदर इंडस्ट्रियल कल्चर्स जो है वो इमर्ज हुए, उसके कारण अलग अलग डिसिप्लिन्स, हार्ड वर्क हुआ, कंपटीशन, टीम वर्क, सेल्फ डिपेंडेंसी, ये सारी चीज़ों जो है वो बड़ी है और एज ए रिजल्ट कॉम्पिटिशन बढ़े, फेटिसिज्म की साइकोलॉजी जो है, नेरो साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें कम हो गई क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो प्रैक्टिकल होने लगे हैं, काम करने लगे हैं और एजुकेट होने लगे। तो एज ए रिजल्ट सेल्फ डिपेंडेंसी होती है, कोऑपरेशन होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, एक स्किल्स आ जाती है उनके बीच में और उसके कारण क्या होता है कि इस तरह के चेंजेस के कारण ही हमारा जो इकोनॉमी है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और लोग जो हैं उनके लाइफस्टाइल में भी चेंजेस आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से इंडस्ट्रीज जो है वो हमारे यहाँ पे कोई भी कंट्री के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। उसके ऊपर से आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो आपको आपकी होम असाइनमेंट में करना है। हम नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।